नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कहानियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं जो कि नेट जेआरएफ में जोड़ी गई कहानियाँ हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, कहानी अपना अपना भाग्य का पात्र बालक दूसरे दिन लेखक के होटल नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वह किस कारण नहीं पहुंच पाया? तो अपने गांव चला गया था, या फिर अपने मित्र के साथ चला गया, या वह जाना नहीं चाहता था, या वह मर गया। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा वह मर गया था, सर्दी में ठिठुरता हुआ। अगला देखिए, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजाकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो, उक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कथन मैंने आपको कहानियाँ पढ़ाई थी, बताए थे, तो ध्यान रखना, पढ़ लेना एक बार। उसने कहा था, कानों में कंगना, आकाशदीप है, अपना अपना भाग्य। तो ये अपना अपना भाग्य कहानी से लिया गया कथन है। अगला देखिए, हमारी भारत की कुललक्षणी सड़क से बिल्कुल किनारे दामन बचाती, साड़ी की नई तहों से में सिमट सिमट करके लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही है, उक्त वक्तव्य का संबंध किस कहानी से है? तो ये जो कथन है वो मतलब किस कहानीकार का है? तो ये जैनेन्द्र के अपना अपना भाग्य कहानी है, उससे लिया गया। एक तो कहानी का नाम पूछेगा, एक कथनकार का नाम भी। तो आपको अगर कहानी का कथन याद है तो उसका लेखक तो आराम से याद हो जाएगा। अगला देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित वह कहानी जिसे मारे गए गुलफाम के नाम से भी लिखा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मारे गए गुलफाम, ये तीसरी कसम कहानी है ना, उसका नाम है। रेणु की कहानी तीसरी कसम के आधार पर राज कपूर और वाहिदा रहमान को लेकर किसने ये फिल्म बनाई है? ये मतलब फिल्मकार कौन सा है, इसका प्रोड्यूसर कौन है? तो गुलजार हैं, या नौशाद, या शैलेंद्र, या प्रदीप? तो शैलेंद्र के द्वारा ये फिल्माई गई है। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध तीसरी कहानी से नहीं है? तो मनोहर लाल, दुन्नीराम, चिल्कुदास, या लहसनवा? तो इसमें चिल्कुदास है ना, इसका कहानी के पात्र से कोई संबंध नहीं है, और बाकी कहानी के पात्र हैं। हीरामन ने दूसरी कसम क्या खाई थी कि वह अपनी गाड़ी में क्या नहीं ला देगा? यानी उसने 3 कसम खाई थी। तो पहली कसम, नचनिया को नहीं बैठाएगा और बांस नहीं रखेगा। तो इसमें दूसरी जो कसम है ना, वो कौन सी है? बांस नहीं रखेगा। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता है। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती है। भैया, सीता, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन में के कोने में बजाता रहता। दिन भर की पंक्तियों का संबंध किस कहानी से है? तो समझ गए होंगे, ये कहानी है तीसरी कसम कहानी से। हीराबाई और हीरामन इसके मुख्य पात्र हैं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं, उक्त कथन का संबंध किस रचनाकार से है? तो ये रेणु से ही है, तीसरी कसम से ये लिया गया है। कहानी जो लाल पान की बेगम है 1957 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। वो मतलब किस पत्रिका में लिखी गई थी? कहानी में, या नई कहानी में, ए कहानी है, समानांतर? तो एक कहानी पत्रिका में लिखी गई थी। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र बिरजू की बड़ी बहन का नाम क्या था? अच्छा प्रश्न है। जंगी, मखनी, चंपिया, या फिर तारा? तो उसका नाम था चंपिया। सुंदरी, लरेना, मखनी बुआ इत्यादि पात्रों का संबंध किस कहानी से है? सुंदरी है, लरेना है, मखनी, तो इन सभी का संबंध वो लाल पान की बेगम से ही है। ये भी रेणु की ही कहानी है। यदि गृहस्थ राग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाल पान की बेगम कौन है? लाल पान की बेगम इस कहानी में बिरजू की माँ को कहा गया है। कहानी पढ़ोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित में से अज्ञे का कहानी संग्रह नहीं है। विपथगा, जेल की बात, शरणार्थी, जयदोल? तो ये जेल की बात है ना, वो कहानी संग्रह नहीं है अज्ञे का। अज्ञे की कहानी रोज का अन्य शीर्षक क्या है? तो अच्छे से पता होगा, गैंग्रीन है। कहानी गैंग्रीन में मालती के बेटे का नाम क्या है? तो क्या नाम है मालती के बेटे का नाम? इसमें अच्छी तरीके से याद होगा, टीटी।
अगला देखिए, दोपहर में शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा एकत्य ऐश्वर्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैला है। उक्त कहानी का संबंध मतलब किससे है, इस कथन का संबंध किस कहानी से है? तो आशा करता हूँ पता चल गया होगा। गैंग्रीन कहानी से लिया गया ये कथन है, यानी रोज कहानी से लिया गया ये महत्वपूर्ण कथन लिया गया है। अगला देखिएगा आप लोग, वह पत्रिका जिसमें कोशिका गांठवार कहानी प्रकाशित हुई थी, यानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कोशिका गांठवार? ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कोशिका गांठवार की लक्ष्मा का पति कौन है इसमें? लक्ष्मा का पति का नाम क्या है इसमें? राम सिंह है। कोशिका गांठवार का वह पात्र जो फौज से रिटायर होने के बाद गेहूं पीसने का कार्य करता है, ये गांठवार कहलाया। तो ये गोसाई सिंह है। कौन है? गोसाई सिंह है। वो फौज से रिटायर होने के बाद में गेहूं की एक चक्की लगा लेता है और उसमें पीसता है। और एक दिन क्या होती है, लक्ष्मा पिसाने के लिए आती है, इस दोनों की मुलाकात होती है। वैसे बचपन से दोनों मित्र थे। कभी 4 पैसे भी जोड़ लिया करो, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगा करके भूल चूक के माफ़ी मांग लेना। भूत परिवार वालों की देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा को ये सलाह कौन देता है, यानी लक्ष्मा को ये सलाह किसके द्वारा दी गई है? तो लक्ष्मा के को ये सलाह है वो गोसाई सिंह है, वो ही देता है। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं है, माई बाप नहीं है, प्रदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें? उक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? तो इस कथन का संबंध है वो कोशिका गांठवार कहानी से ही लिया गया है। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी ही के काम नहीं आया तो बेकार अरसाला, कितना कमाया कितना फूंका हमने इस जिंदगी में कोई हिसाब। उक्त कथन का संबंध किस कहानीकार से है? तो ये कोशिका गांठवार शेखर जोशी का कथन है। भीष्म साहनी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। भीष्म साहनी के द्वारा नई कहानियां नामक पत्रिका थी, उसका संपादन किया गया था। निम्नलिखित में से भीष्म साहनी का कहानी संग्रह नहीं है। काशीवाट, वांगचुंग, भागरेगा और निशाचर। तो सभी को अच्छी तरीके से पता होगा काशीघाट ये इसका नहीं है। कहानी अमृतसर आ गया वह पात्र जो प्रारंभ में डरपोक सा जान पड़ता है लेकिन अंत में उग्र रूप धारण कर लेता है, कौन है वो? ऐसा पात्र कौन है? दुबला पतला एक कौन बैठा रहता है ट्रेन की बर्थ पे? बाबू। तो इसका उत्तर होगा बाबू। अगला देखिएगा, इन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन रेखा कैसी होगी। उक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? तो ये अमृतसर आ गया कहानी से है। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद होने का जोश था। उक्त पंक्तियों का संबंध किस कहानी से है? कहानीकार है तो ये भीष्म साहनी की है, अमृतसर आ गया से। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। कहानी में उक्त वाक्य कहने वाला पात्र कौन है? यानी ये पात्र किसने बोले थे? ये उक्त कथन बाबू के द्वारा बोले गए थे। निम्न में से किस कहानी में मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन को दर्शाया गया है? मध्यम वर्गीय जो समाज है उसके खोखलेपन को किसमें दर्शाया गया है? तो चीप की दावत जो कहानी है भीष्म साहनी की उसमें दर्शाया गया है। यानी मध्यम परिवार, मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो क्या है कि अपने से ज़्यादा दिखावे की प्रवृत्ति में व्यस्त रहती है कि कहीं अपनी इंसल्ट ना हो जाए। चीप की दावत कहानी का चीप कौन है? तो चीप कौन है? सामनाथ या फिर सामनाथ का मित्र या मेम साहब या स्वयं सामनाथ। तो ये जो सामनाथ है ना वो चीप की दावत कहानी में चीप है। मैं पढ़ी लिखी, मैं न पढ़ी न लिखी, बेटा मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना मैं अनपढ़ हूँ। माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। उक्त कथन का संबंध किससे है? तो ये चीप की दावत से ही है, यानी उसकी माँ होती है वो अनपढ़ होती है। कहानी सिक्का बदल गया किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये।
प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, मनोमंडारी की, नहीं कृष्णा सोबती के सिक्का बदल गया, सॉरी। कहानी सिक्का बदल गया कि मूल संवेदना क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देश विभाजन है। शाहजी का वह सेवक जो शाहनी को मारने की योजना बनाता है, कौन सा है? शेराई है। बहुत अच्छा सेवक था, परंतु स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि वो मारने के लिए तैयार हो गया। अगला देखिए, सिक्का बदल गया कहानी का वह पात्र जो विभाजन के दौरान शाहनी को हवेली खाली करने के लिए कहता है। सबसे पहले कौन कहता है? दाऊद आता है और वो कहता है, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। कहानी सिक्का बदल गया उक्त कथन किसका है? तो ये कथन शाहनी का ही है। कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है। जो उसके इशारे पर नाचता था, कभी उसकी आसामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्ते से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं है, आज वह अकेली है। उक्त कहानी का संबंध किस कहानी से है? तो ये भी सिक्का बदल गया कहानी से लिया गया कथन है। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर में कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था? तो वसुधा पत्रिका का संपादन है वो किया था। हरिशंकर परसाई ने प्रहरी नामक पत्र में किस नाम से लेखन कार्य करते थे? यानी वो खुद अपना क्या नाम रखते थे? तो उदार नाम से लिखते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, साहित्य की दृष्टि से टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है। किसके द्वारा सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजने को चुना जाता है? यानी वो कौन चुनता है कि इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजा जाए? तो सचिव होता है, वो चुनता है। हवलदार बलभद्र मातादीन को क्या कहकर पुकारता है? प्रधानमंत्री। क्या कहकर पुकारता है वो? पेटेक्सा। वह कौन है जो परेशान होकर के मातादीन को पुनः भारत लौट जाने पर आग्रह करता है? यानी वहाँ पर ऐसा कौन है चांद पर जो वापस भेजना चाहता है? तो वहाँ का प्रधानमंत्री चाहता है। कोतवाल और इंस्पेक्टर कौन सी पुलिस के सिपाही हैं? तो ये चांद की पुलिस के सिपाही हैं। हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे जिन्होंने सीता माता का पता लगाया था। उक्त वक्तव्य का संबंध किस कहानीकार से है? तो हरिशंकर परसाई की का ही है ये कथन। ठीक है। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, वह डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता है, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लग जाए। उक्त पंक्तियों में किस विभाग के भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया है? ये पुलिस विभाग है ना, उस पर भ्रष्टाचार की ओर संकेत है वो किया गया है। ज्ञानरंजक किस पत्रिका का संपादन किया करते थे? ज्ञानरंजक है वो पहल पत्रिका का संपादन है वो किया करते थे। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध पिता कहानी से नहीं है? देवा का, सुधीर का, काका का या कप्तान का? तो काका भाई है ना, इनका संबंध नहीं है। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं जिसे टकरा टकरा करके हम सब निहायत पिद्दी और दयाहीन होते जा रहे हैं। उक्त वक्तव्य का संबंध किस कहानी से है? तो मतलब ये कहानीकार हैं वो ज्ञानरंजन की पिता कहानी से लिया गया है ये। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध कमलेश्वर से नहीं है? सारिका, जागरण, धर्मयुग। ज्ञानोदय पत्रिका है वो कमलेश्वर नहीं निकाला करते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध राजा निर्विष्या कहानी से नहीं है? जगपति की माँ, जगपति की चाची, जगपति की नानी, लेखक की माँ। तो इसमें जगपति की नानी है उसका संबंध नहीं है इस कहानी में। अगला देखिएगा, तुम नहीं जानती। कर्ज का कोढ़ रोग होता है, एक बार लगने पर तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। उक्त कथन का संबंध किस कहानी से? तो राजा निर्विष्या कहानी से है। औलादी तो है, वह स्नेह की दूरी है जो आदमी औरत के पहियों को सुधार कर तन के दलदल के पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या और हर आदमी वासना का कीड़ा। उक्त कथन का संबंध किस कहानीकार से है? तो ये कमलेश्वर की
राजा निर्विषा कहानी से लिया गया है। परिंदे कहानी की मुख्य नायिका कौन है? तो लतिका है। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझे एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत में एक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते हैं। उस वक्तव्य का संबंध किस कहानी से है? तो परिंदे कहानी से लिया गया है ये कथन। आशा करता हूँ हर एक प्रश्न अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।